नमस्कार। मैं सीके रौत आप सभी को नववर्ष के अवसर में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ। और आज सिरवा जुड़शीतल पर्व भी है। उस अवसर में भी मैं आप सभी को शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और खास करके चैत्र 28 गते जनकपुर में जो हम सभी ने मिलकर यह महाधिवेशन को संपन्न किया, जनमत पार्टी के प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशन को सुसंपन्न किया, उस विषय में धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु तथा आगामी रणनीति के बारे में कुछ बताने हेतु मैं आज लाइव आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और ख़ास करके नववर्ष का पर्व जो है, जुड़शीतल का जो पर्व है, और रमज़ान का महीना भी जो शुरू हुआ, उसमें रोज़ा जो भी लोग रख रहे हैं उन सभी को भी मैं शुभकामना व्यक्त करने के लिए आज यहाँ लाइव आया हूँ। और इसमें आप सबके मन में जो भी कुछ प्रश्न है, जो भी कुछ जिज्ञासा है, वह भी मैं थोड़ा बहुत लेने की कोशिश करूँगा। तो आप सब जुड़े रहिए, देखते रहिए, और आपके मन में जो जिज्ञासा है वह भी पोस्ट करते रहिए। हम सभी मिलकर यहाँ पर कुछ बातचीत करेंगे, कुछ मन की बात को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जनमत पार्टी ने जो बहुत ही ऐतिहासिक महाधिवेशन इसी चैत्र 28 गते सुसंपन्न किया, उसमें जितने भी सहभागी हुए बहुत ही दूर दराज से आए थे लोग। मेची से लेकर महाकाली तक के, झापा से लेकर कैलाली कंचनपुर तक के वहाँ पर कार्यकर्ता पधारे थे। और ऐसा कार्यक्रम विरल ही होता है। आज के दिन में शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो जो मेची से महाकाली तक के कार्यकर्ता को जमा करते हो, वो भी मधेश की भूमि पर। ऐसा बहुत ही कम कार्यक्रम होता है। हम सब वह कार्यक्रम को सफलतापूर्वक यहाँ पर सुसंपन्न किए। मेची से महाकाली तक के कार्यकर्ताओं को बुलाए एक जगह, अपनी भावना को वहाँ पर सभी को जोड़े, मेची से महाकाली तक के जनता को जोड़े। और उसमें हमारा जो प्रथम कार्यकारिणी समिति का चयन भी हुआ, केंद्रीय समिति का चयन भी हुआ, जो कि बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से मतदान के मार्फत वहाँ पर चयन हुआ, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। क्योंकि मधेश में पार्टी तो बनते हैं, बिखरते हैं, पूरा का पूरा पार्टी बनकर बिखर भी जाता है, लेकिन महाधिवेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता। अगर महाधिवेशन किसी पार्टी का हुआ भी है तो बस अध्यक्ष को जिम्मा छोड़ दिया जाता है, वही सब कुछ चुन के भेज देते हैं। इस तरह का काम चलो महाधिवेशन होता है प्राय। लेकिन हम सब ने बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर सारे जनता, 50,000 से ऊपर लाखों जनता के बीच में मतदान करा के उसके बाद यहाँ पर कार्यकारिणी समिति और केंद्रीय समिति का चयन हुआ, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। इतनी सारी जनता यहाँ पर जनकपुर धाम के 12 बीघा में जमा होना अपने आप में ऐतिहासिक है। उस हिसाब से हम सब ने यहाँ पर जमा होकर उस कार्यक्रम को, महाधिवेशन को, कार्यक्रम को भव्यता के साथ सुसंपन्न किए। उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। उस दिन के व्यवस्थापन में कुछ कमी कमजोरी भी हुई। खास करके गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। उससे एक दिन पहले भी गर्मी नहीं थी, उस दिन के बाद भी गर्मी नहीं थी खास में। तो उसी दिन अचानक गर्मी बढ़ जाने के कारण से काफ़ी कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को, सहभागियों को काफ़ी कठिनाई भी झेलनी पड़ी, काफ़ी गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन हम सब उसको एक परीक्षा के रूप में मानते हैं, क्योंकि वह दिखाता है कि स्वराज्यों के पास कितना जुनून है। इतने गर्मी के बावजूद भी वे अपने मैदान पर टिके रहे, अड़े रहे और ध्यानपूर्वक सारे कार्यक्रमों को सुसंपन्न किए। यह वह जुनून भी दिखाता है। यह कहीं न कहीं प्रकृति हम सब के लिए परीक्षा के लिए भी कहीं न कहीं उसी दिन, उससे एक दिन भी पहले ठंडी थी, उसके बाद के दिन भी सामान्य मौसम था, लेकिन उसी दिन गर्मी होने का कारण हम उसको लेते हैं कि प्रकृति भी कहीं न कहीं स्वराज्य को परखना चाहा कि देखते हैं इन सब में कितना जुनून है। इन सब को तपाकर सोना बनाना चाहा, स्वराज्यों को तपाकर
स्वराज्यों की परीक्षा लेकर तपाना चाहा और उनको सोना बनाना चाहा स्वराज्यों को। इसीलिए इस गर्मी को भी हम सब उस रूप में लेते हैं, ताकि जो स्वराजी इतने संघर्ष के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतनी कठिनाइयों को, चुनौतियों को पार करने के बाद जो उभरे हैं, वो सचमुच सोने बराबर है, वो दिखाने का भी यह एक जरिया बन गया। उस दिन बहुत सारे लोगों को, दूर दूर से जो आए थे उनको, बहुत लोगों को मैंने सुना कि कुछ लोगों को खाना तक भी खाने को नहीं मिला दिन भर, वो इसकी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी। और निर्देश भी वैसा ही था कि रास्ते में ही वो अपनी व्यवस्था स्वयं करके आए। फिर भी कहीं कुछ त्रुटि रही जिसकी वजह से कुछ लोगों को भूखा भी वापस जाना पड़ा। इसमें मैं उन सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, उन सभी से क्षमा भी याचना करना चाहता हूँ। लेकिन ये भी बताना चाहता हूँ, यही एक अनुभव है कि दूसरी पार्टी और इस पार्टी में यही एक बहुत भिन्नता है। क्योंकि दूसरी पार्टी में खिलाकर पिलाकर ले जाते हैं, पैसा देकर ले जाते हैं, लेकिन यह इस पार्टी में, जनमत पार्टी में, स्वराज की कार्यक्रम में आप सबका वह जुनून दिखता है कि आपको भूखा भी रहना पड़ता है, आपको गर्मी भी झेलनी पड़ती है, तो भी आप बर्दाश्त करके मधेश की हकीकत के लिए, मातृभूमि की भलाई के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए उतना तक कुर्बानी देने के लिए आप सभी तैयार है। वो हम सभी के लिए भी ऊर्जा का काम करता है कि देखते हैं कि जनता में इतना जुनून है तो हम सब कैसे पीछे हट जाए, वह ऊर्जा देने का काम भी हम सबको करता है। ये मैं आप सभी से, उस दिन जितने भी लोगों ने कठिनाइयाँ झेली, उन सब से मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना भी करना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। उसके अलावा कुछ शिकायत ये रही कि बहुत लोगों ने ये कहा कि हम सब तो वहाँ पर गए लेकिन मतदान नहीं कर पाए। सो हम इतना संघर्ष किए थे, इतना योगदान दिए हैं, फिर भी हमें मतदान का अधिकार नहीं मिला कह के बहुत लोगों की शिकायत ये भी रही। तो मूल रूप से अगर मोटा मोटी तरीके से समझा जाए तो अभी एक वार्ड से सिर्फ 3 आदमी, खास करके वार्डाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष और सचिव को मतदान करने का अधिकार, अर्थात महाधिवेशन प्रतिनिधि बनने का अधिकार मिला हुआ था। उसके साथ साथ कुछ लोगों को मनोनीत किया गया था, क्योंकि अभी जिला में अधिवेशन नहीं हो चुका है, सारे गांव पालिका, नगर पालिका में अधिवेशन नहीं हो चुका है, इसीलिए जिला नेतृत्व, क्षेत्रीय नेतृत्व सब छूट जाते। इस कारण से कुछ सीट मनोनीत किया गया था। लेकिन मोटा मोटी तौर पे समझा जाए तो एक वार्ड से सिर्फ 3 ही आदमी, वार्ड का अध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष और सचिव को मतदान करने का भी अधिकार मिला हुआ था, महाधिवेशन प्रतिनिधि बनने का अधिकार मिला हुआ था। इसमें अन्यथा न ले, इसको जो प्रक्रिया है, जो मापदंड तोका गया था उसी हिसाब से हो रहा है, तो उसी को हम सब पालन करें। और योगदान देने के तरीके तो बहुत सारे हैं इसमें, उसी हिसाब से हम सब आगे बढ़े। और ख़ास करके इसमें एक बात और भी आई थी कि कुछ लोग जो काफ़ी जेल नेल भी गए हैं, काफ़ी लंबा समय तक संघर्ष किए, उन लोगों को भी मतदान अधिकार से वंचित रहना पड़ा। तो हमने बताया कि अभी का मापदंड ही ऐसा था जिसमें निर्वाचित, बड़ा अधिवेशन के मार्फत जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वही लोग इसमें मतदान गिरा सके। तो इसमें ये जरूरी नहीं था कि जो लोग ज़्यादा जेल नेल काटे वही लोग निर्वाचित होकर आए हैं, ये जरूरी नहीं था। लेकिन इसके लिए हम सब एक उपाय भी ढूंढे, लेकिन काफ़ी विलम्ब हो चुकी थी तब तक, और संक्रमणकालीन अवस्था में तुरंत कोई दूसरा निकाय गठन करना उपयुक्त भी नहीं होता है। इसीलिए हम सब ने उन लोगों के लिए, शहीद परिवारों के लिए या आंदोलनकारियों के लिए, जो लोग आंदोलन में जाके घायल हुए हैं, बहुत सारा संकट बेहोरे हैं, जेल में गए हैं, मुद्दा बेहोरे हैं, ऐसे लोगों को मिलाकर एक विभाग ही गठन करने के लिए हम सब ने निर्णय उस हिसाब से अभी करने का मन बना लिया। ये अगला केंद्रीय समिति से पारित भी होगा संभवतः। शहीद परिवार तथा आंदोलनकारी कल्याण विभाग कह के बनाया जाएगा, जिसमें जितने भी स्वराजी लोग हैं, जिन्होंने जेल नेल काटा है, मुद्दा को झेला है, शहीद के परिवार है, शहीद मधेश आंदोलन के जितने भी शहीद हैं, उन सभी शहीद के परिवार के प्रतिनिधि है, वे लोग इसमें विभाग में स्वतः रह सकते हैं और उनको अगला महाधिवेशन में उनको मतदान करने का भी अधिकार रहेगा, क्योंकि वह एक केंद्रीय विभाग के रूप में ही रहेगा। तो उस हिसाब से हमारे उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जेल नेल काटा है, जिन्होंने काफ़ी यातनाएं झेली है, काफ़ी योगदान दिया, उन सबको समेटने के लिए वह भी प्रावधान हम सब ने अगले केंद्रीय समिति के बैठक से पारित करने जा रहे हैं। तो मूल रूप से उस दिन के कार्यक्रम में
हम सबका कुछ और भी बृहद कार्यक्रम था, ताकि सारे वड़ा को एक पैकेज की भांति दिया जाए। उस पैकेज में जो है आपको पर्चा, स्टिकर, टी शर्ट, घोषणा पत्र लगाए के सारे सामग्री, प्रचारात्मक सामग्री बनाकर वहाँ पर बोरिया बना बना कर रखा गया था। लेकिन वह सारे समय के अभाव के कारण से वह सारा चीज़ वितरण नहीं हो पाया। वह आपको जिला जिला में भेज दिया गया है। तो आप जिला नेतृत्व से संपर्क करके हर एक वार्ड वाला सब अपना वार्ड की जो समिति है वहाँ पर संपर्क करके वहाँ से अपना पैकेज ले लीजिए, और वह पैकेज आपको घर दैलो काम करने में, घर दैलो करने के लिए काम देगा। और अभी से हम सबको अगले निर्वाचन की तैयारी के लिए जुट जाना है। उसमें आप सबको जो स्वयंसेवक को टी शर्ट दिया है, लाउड स्पीकर छाप वाला टी शर्ट, वो पहन कर हम सबको कोई कार्यक्रम करना है। जैसे कि हर एक शनिवार हो गया, सर सफाई कार्यक्रम ही अपने गांव में, टोल में रख सकते हैं, या कोई भोज भतेर का कार्यक्रम होता है, कोई मंदिर पर ही कोई कार्यक्रम होता है, तो उसमें आप सब स्वयंसेवक के रूप में काम करते हैं, उस समय भी आप वो पहन कर काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप सब कोई न कोई काम, जनता से जुड़ने वाली कोई न कोई काम करते रहें। उसके लिए वो टी शर्ट है, आप सबको टोपी भी वहाँ पैकेज में दिया गया है, 70 या 100 टोपी दिया गया होगा। वह टोपी भी पहनकर, वह टी शर्ट भी पहनकर आप सब अपने समाज में भीगने वाली काम सब करते रहें। उसके साथ साथ आप जब घर दैलो करने जाते हैं तो जो तरीका इस प्रशिक्षण में सिखाया गया था कि अकेले जाएं, सद्भाव ले पहले, उसके बाद ही अपनी बात को रखें। और जब सारी बातों को रख देते हैं कि नहीं जनमत पार्टी में ही वोट डालना है, वो आपको एक नमूना मतपत्र फ्लेक्स वाला भी दिया गया। वो फ्लेक्स प्रिंट में इसलिए दिया गया है ताकि वह तुरंत ही खराब ना हो। फ्लेक्स मतलब प्लास्टिक के प्रिंट में दिया गया, ताकि वो आप 6 महीना साल भर तक उसको प्रयोग कर सके। जब भी घर दैलो करने जाते हैं उसको दिखाकर आप सब प्रयोग कर सकते हैं। तो उसे दिखाकर आप सब घर दैलो का कार्यक्रम करें, और उसमें जनता को दिखाए कि कैसे लाउड स्पीकर हॉर्न छाप पे ही मोहर मारना है, वह दिखाकर आप सब उसको प्रयोग करें। और हर एक आदमी के घर पे, अलग अलग घर पे जो स्टिकर दिया गया है आप सबको, लाउड स्पीकर हॉर्न छाप वाला स्टिकर, उस स्टिकर को उसके दरवाजे पर, जहाँ पर सब लोग दिख सके, या उसके लिविंग रूम में, या कोई दराज हो, बड़ा गोदरेज हो, उन सब पर उसको स्टिकर भी चिपका दे। और यह स्टिकर जो है एक ही घर में प्रयोग नहीं करना, एक ही आदमी के लिए प्रयोग नहीं करना, ये अलग अलग घर में प्रयोग करें, क्योंकि इसका अनुगमन भी किया जाएगा कि आप सब सारे लोग एक ही आदमी 10 ठो स्टिकर प्रयोग कर लिया कि अलग अलग घर में दिया, इसका संभवतः अनुगमन भी वहाँ पर किया जाएगा। उस हिसाब से आप सभी जो है उस स्टिकर का भी प्रयोग करें, और अलग अलग घर में जाकर प्रयोग करें, उसको वितरण अलग तरीके से करें। उसी तरह आपको हाथे प्रचार भी दिया गया है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं कि जनमत पार्टी क्या करना चाहती है, उसको हाथे प्रचार दे, और दीवार पर चिपकाने वाली भी प्रचार आपको 70 या 100 प्रति हर एक वार्ड समिति को दिया गया। तो वो अभी आप अपने वार्ड में जगह जगह पर दीवारों पर चिपका दें। तो उस हिसाब से आप सबको जो सामग्री महाधिवेशन में दिया गया है उसे आप सब अपने वार्ड में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयोग करें, ताकि अगले चुनाव जब भी होगा उसमें हम सब अच्छा खासा मत हासिल कर सके, जनता का जो है मत हम सब हासिल करें। इसके लिए हमारा ध्येय होना चाहिए। और ये देखिए, निर्वाचन अभी की जो देश की अवस्था है वह कभी भी हो सकता है, अगले अगहन में भी होने की प्रबल संभावना है। जिस तरह की अन्योलता का माहौल है, अस्थिरता का माहौल है, वह अगले अगहन में भी वह चुनाव हो सकता है। तो इसीलिए हम सबको हर एक अवस्था में तैयार रहना जरूरी है। और इसीलिए आप सब वार्ड में जो है वो हर एक वार्ड में 30 स्वयंसेवक का नामावली स्वयंसेवक दस्ता के रूप में भेजने के लिए बोला गया था। वो अभी भी भेजिए। वो जो वार्ड, अभी कुछ वार्ड का मिला है, कुछ का नहीं मिला है, तो 30 स्वयंसेवक, वो कोई हर एक भीड़ भाड़ वाला बात नहीं है, वो ऐसे स्वयंसेवक है जो आधा घंटा के भीतर में अपने वार्ड में कहीं भी जमा हो सके। ऐसे स्वयंसेवक है जिसके पास 15 कम से कम मोटरसाइकिल हो, ताकि 30 आदमी अट सके, और वार्ड में कहीं भी कोई समस्या पड़ती है किसी के ऊपर तो वो तुरंत के तुरंत वहां पर उपस्थित हो सके। ऐसे स्वयंसेवक दस्ता का 30 आदमी का नाम वहां से भेजे, ताकि वह फिक्स रूप में क्या होगा, स्वयंसेवक दस्ता का वह सदस्य बनेगा।
जैसे कि हम सबका विभिन्न विद्यार्थी जनमत संघ है, उसी तरह स्वयंसेवक जनमत संघ का वह सदस्य बनेगा। उस हिसाब से वैसे कम से कम 30 सदस्य एक वार्ड से अभी भी जहां से लिस्ट नहीं भेज पाए हैं वहां पर बनाइए, ताकि वह स्वयंसेवक जनमत संघ का निर्माण पूरे मध्य भर में किया जा सके और उसे उचित प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि वो हमारी सुरक्षा देने के लिए, अगले निर्वाचन में प्रचार प्रसार करने के लिए, हमारे उम्मीदवारों को सुरक्षा देने के काम में उसे लाया जा सके और हम सब विजय हासिल कर सके। उसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि निर्वाचन के क्रम में आचार संहिता का काफी उल्लंघन होता है, बहुत ही यहाँ पर गैर कानूनी काम सब किया जाता है फील्ड पर, उसको हम सब निगरानी रखना बहुत ही जरूरी है। अगर विजय हासिल करना है यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन होना बहुत ही जरूरी है। और हम सब ने पिछले निर्वाचन में भी देखा कि हम सब भले ही प्रहरी को रिपोर्ट भी कर देते हैं, सीडीओ को रिपोर्ट भी कर देते हैं, तो वो सब खास कोई कार्रवाई उन पर नहीं करते थे। इसीलिए उन सब गैर कानूनी कामों को, उन आचार संहिता के विपरीत गतिविधियों को निर्वाचन के क्रम में रोकना वह हम सब का काम होगा और वह बेहद ही जरूरी होगा। अगर कोई पैसा ही बांटने चले जाए, कोई भोज भतेरी करने लगे, कोई मांस दारू ही वितरण करने लगे, कोई जबरदस्ती किसी पे दबाव डालने लगे, किसी को वोट गिराने से रोकने लगे, ऐसा कोई सताने लगे, इस अवस्था में हमारा स्वयंसेवक दस्ता तैयार होना जरूरी है, जो निर्वाचन के क्रम में जनता को भी सुरक्षा दे, जनता को भी शांतिपूर्ण तरीका से मत गिराने का माहौल बनाए, हमारे उम्मीदवारों को सुरक्षा दे, हमारे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दे। ऐसा स्वयंसेवक दस्ता बनाना बेहद ही जरूरी हो गया है। इसीलिए मैं पुनः एक बार आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस वार्ड ने वह लिस्ट नहीं दिया है, अभी भी समय है। आप सभी 30 आदमी का स्वयंसेवक का, जो काफी सक्रिय है, युवा है, जो कभी भी बुलाने पर 30 मिनट के सेकंड में जमा हो सकता है, जिसके पास संभवतः मोटरसाइकिल है, ऐसे युवा का नाम उस स्वयंसेवक दस्ता में डालकर उस लिस्ट को यहाँ पर केंद्र में भेजे, जनमत पार्टी का ईमेल पर भेजे। बहुत लोगों ने भेजा है, बहुत लोगों ने अभी भेजना बाकी है, बहुत वार्ड से वो भेजने का काम निरंतर करे और उसके बाद उनका प्रशिक्षण भी होगा, ताकि वो अपने फील्ड पे उस हिसाब से काम कर सके। तो मूल रूप से अभी यही बात सब है। और इसके अब हम सब का केंद्रीय समिति का बैठक जो है अगले ये बैसाख 9-10 गते ये जनकपुर के हारसर में लाइफ स्कूल सेंटर कह के कुछ है, वहां पर होगा, जीवन केंद्र कह के है। तो हारसर मतलब यहाँ जनकपुर में आने से पहले महेंद्र नगर कह के चौक है, आप ढलकेवर से इधर जो आएंगे तो महेंद्र नगर कह के चौक है, वहीं पर उसी चौक से कुछ ही मिनट पूर्व की ओर में वह हारसर का जीवन शिक्षा केंद्र है। वहां पर हम सब का केंद्रीय समिति का विस्तारित बैठक यही 9 और 10 गते होने जा रहा है। 9 गते लगभग 12 बजे से हम सब वहां पर बैठक को शुरू करेंगे और 10 गते तक वह बैठक चलेगा। उसमें विभिन्न निर्णय भी किया जाएगा और उस निर्णय में एक प्रमुख निर्णय अभी तत्काल के लिए ये होगा कि हम सब का जिला समन्वय समिति का गठन जो है वह केंद्रीय निर्वाचन समिति कराएगा। अर्थात अभी जो है जितना वड़ा बन चुका है अधिवेशन करके, और बाकी गांव पालिका सभा वह भी तुरंत बना लीजिए, ताकि हम सब जो है जिला समन्वय समिति को पूर्णता दे सके। और एक बार उसको अगर हम सब पूर्णता दे देते हैं, उसके बाद उसमें कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन होगा और वो निर्वाचन कराने का काम जो है केंद्रीय निर्वाचन समिति ही करेगी। उसके लिए अभी मतदाता नामावली जिस तरह से निकाला गया था, उसी तरह से जिला समन्वय समिति में कौन कौन मतदाता है उसका नामावली प्रकाशित कुछ ही दिन में यहाँ निर्वाचन समिति करेगी। और उसमें खास करके आपको याद रखना है कि अभी जिला समन्वय समिति में वड़ा समिति के जो अध्यक्ष है वो पदेन सदस्य हो जाते हैं। उसके बाद स्थानीय समिति, गांव पालिका या नगर पालिका के जितने भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष जो है, वे सारे पदाधिकारी उसका पदेन सदस्य होते हैं। तो इतना सारे मिलकर वह जो है आपको जिला समन्वय समिति बनता है। कुछ मनोनीत सदस्य भी उसमें भी रहेंगे, तो समन्वय समिति बनता है। और वही समन्वय समिति के भीतर में से निर्वाचन करके आपको जिला का कार्यकारिणी समिति चयन करना है, जिसमें जिला का अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, सचिव कौन होगा, कोषाध्यक्ष कौन होगा, प्रवक्ता कौन होगा, वह चयन वहां पर किया जाएगा।
तो एक जिला में बहुत ज़्यादा मतदाता नहीं रहता है, वही 300 से लेकर 400 के हाराहारी में। अब जिला का कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। तो 300-400 के हाराहारी के भीतर में वह मतदान करके आपको जिला समन्वय समिति का कार्यकारिणी समिति चयन किया जाएगा। और यह संभवतः अब छलफल की विषय है, लेकिन हम सब इसको टारगेट कर रहे हैं कि ज्येष्ठ के अंत से लेकर आषाढ़ के पहले, आषाढ़ 15 से पहले तक ये हम सब चाहते हैं कि पूरा कर ले। और ये आपको अलग अलग दिन में होगा ऐसी बात नहीं, ये हो सकता है 5-7 जिला में, 10 जिला में एक ही दिन में यह निर्वाचन होगा। तो उस हिसाब से आप सबको इसके लिए अभी क्या करना है कि जितना वार्ड बाकी रह गया है, जो गांव पालिका में आपको गठन करना, अधिवेशन करना बाकी रह गया है, उस वार्ड के अधिवेशन और गांव पालिका के अधिवेशन को पूरा कर लें, ताकि आप सभी जो हैं वो जिला समन्वय समिति में पूर्णता दे सकें और वहाँ पर ज़्यादा लोगों के बीच में, पूर्ण समन्वय समिति के बीच में आप वहाँ के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, जिला के उपाध्यक्ष वगैरह पदाधिकारी को चयन कर सके। तो अभी आपके लिए एकदम मतलब आगे क्या करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि अन्योलता है, आप सबसे पहले जो भी वड़ा बच गया है, आप देखवे करते हैं कि यहाँ मतदान करने के लिए भी पहले वड़ा का अधिवेशन होना जरूरी होता है। तो आपको अगर जिला में पूर्णता देना है समन्वय समिति को, वहाँ पर पदाधिकारी बनने की लक्ष्य रख रहे हैं, सबसे पहला काम है कि जिला में जितने भी वार्ड बच गए हैं उसको अधिवेशन करा के निर्वाचित कीजिए, स्थानीय समिति को निर्वाचित कीजिए और उसके बाद वो सारे विवरण जो है यहाँ पर भेजिए, ताकि आपका मतदाता नामावली जिला समन्वय समिति के लिए तैयार हो और उसी हिसाब से उसमें मतदान करके वह चयन किया जा सके। उसी हिसाब से आप सब वहाँ पर तैयारी करें। तो अभी मूल रूप से यही बात सब है। और मैं एक बार देखता हूँ कोई प्रश्न वगैरह है तो कुछ प्रश्न सब लिया जाएगा। सुनील राम जी यहाँ पर कुछ लिखे हैं, डेमोक्रेट्स नेपाल कह के भी उनका भी वही उसी किस्म का यहाँ सरोकार रहा है। उसके साथ साथ आपको सुनील यादव जी लिखे हैं, आशीष यादव जी, नारायण यादव जी हैं, भुवन राम शार्की जी लिखे हैं, जीवन पंजियार जी लिखे हैं। ठीक है, अब इसमें अब प्राय किसी भी कार्यक्रम में होता है तो खास करके फेसबुक पे देखेंगे तो ये सवाल बार बार आता रहता है, लेकिन हम सब इस विवाद में बार बार नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम सब हिंदी भाषा इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि हमारे कार्यक्रमों में मेची से लेकर महाकाली तक के लोग रहते हैं और उस दिन महाधिवेशन में भी मेची से महाकाली तक के लोग थे, तो सभी को समझने में आसान हो इस हिसाब से हम सब हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और हिंदी का ही नहीं, आप सब उस दिन महाधिवेशन में देखे होंगे नेपाली भाषा का भी प्रयोग किया गया था। जितना भी कानूनी प्रक्रिया होता है, राजनीतिक प्रतिवेदन हुआ, उसके साथ साथ विधान हुआ, ये सारी बातें नेपाली में भी वहाँ पर पेश किया गया था। तो जो आवश्यकता होती है उसी हिसाब से हम सब भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम सब का कोई जो है ऐसा कट्टरपंथी अपना
स्टांस इस विषय में नहीं है। हम सब समझते हैं कि जो बात लोगों को समझ में आए, जो बात लोग सब हमारी भावना को समझ सके, हमारी बातों को आसानी से समझ सके, हम सब वही भाषा प्रयोग करते हैं। इसमें अन्यथा नहीं होने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करेंगे। और ख़ास करके जो लोग खाली अपने गांव घर में रहते हैं, अपने ज़िला से बाहर नहीं गए रहते हैं, जिसको हम सब इनार का बेंग जैसा कहते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं कि खाली अपने ज़िला में रहते हैं, यहाँ से जाएंगे तो सीधे काठमांडू जाएंगे या यहाँ से सीधे विदेश चले जाते, उसको मालूम नहीं है यहीं पर 12 परसा में, यहाँ पर जो धनुषा में जो भाषा बोली जाती है वो 12 परसा के लोग नहीं समझ पाते हैं, वह बांके बर्दिया के लोग हरगिज नहीं समझ पाते, उनको यह ज्ञात नहीं होता है। इसीलिए वो ये लोग ऐसे अपनी नादानी में इस तरह की बातें करते हैं, लोगों के उकसाने में, भड़काने पे ऐसे बातें करते रहते हैं। ये विवाद की विषय नहीं है। जिसको जो अच्छा लगता है वो बोलिए, एकदम मजा से बोलिए। हमको भी जितना आता है, हमको भोजपुरी भी आएगा तो हम भोजपुरी भी बोलते हैं, अवधी भी आती तो अवधी भी बोलते। जो भी भाषा आता है, जहाँ पर माहौल जैसा रहता है, जो समझ में लोगों का आता है, जो ऑडियंस का साइज है, उसी हिसाब से ही भाषा बोला जाता है। इसमें कोई विवाद की विषय नहीं है। और खासकर मैं कार्यकर्ता सबको अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसे विवाद में आपको फंसाना भी चाहते हैं तो आप बिल्कुल फंसना नहीं है, अपना काम करना है, अपने लक्ष्य को देखना है और आगे बढ़ते रहना है। उसी हिसाब से हम सब देखते हैं। नरेश कुमार शाह जी धन्यवाद। योगेंद्र सिंह जी, दिलीप कुमार यादव जी, नववर्ष की शुभकामना है आप सभी को। लक्ष्मी कुशवाहा जी, रितेश जी, ओम नारायण मंडल जी, अशोक शाह जी, विनय चौधरी जी, युवराज मंडल जी, सोदिल कुमार पटेल जी, जीवन पंजियार जी, आकाश राउत जी, अयोधी मंडल जी, बीना शाह जी, राज यादव जी, अर्जुन कार्की जी, लक्ष्मी कुशवाहा जी, महेंद्र प्रसाद सिंह जी, आप सभी को नववर्ष की शुभकामना है। विजय यादव जी, पप्पू यादव जी, आर्यन शाह जी, श्याम सुंदर जी, भवानी कुशवाहा जी, विजय शाह जी, किंग्स प्रजापति जी, त्रिवेणी कुमार यादव जी, राम दुलार जी, जादव अनिल कुमार जी, जीवन पंजियार जी, पांचलाल मधेसी जी। तो इसमें एक सवाल अभी विजय जी शायद किए हैं कि अब जो है केंद्रीय कार्यकारिणी समिति, केंद्रीय समिति का विस्तार होगा कि नहीं वाली बात है। तो केंद्रीय समिति अभी हम सबके विधान के अनुसार 1 से 51 सदस्य तक हो सकते हैं। अब इसमें अभी केंद्रीय समिति ने निर्णय किया था कि 51 सदस्य का निर्वाचित किया जाए, उस हिसाब से ही अभी का निर्वाचन किया गया था। निश्चित रूप से यह विस्तार किया जा सकता है। विस्तार करने का अधिकार केंद्रीय समिति को भी है। जो क्या होता है कि 2 महाधिवेशन के बीच में राष्ट्रीय परिषद पावरफुल होता है, राष्ट्रीय परिषद के बीच में जो है केंद्रीय समिति ही पावरफुल होता है। तो केंद्रीय समिति भी कुछ लोगों को मनोनीत केंद्रीय समिति में कर सकता है लीगली। उस हिसाब से आवश्यकता पड़ने पर किया जाएगा। अभी ऐसी आवश्यकता हम सबके आगे नहीं दिखी है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो करने में कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद कुछ साथी ने पूछा है कि राइट टू रिकॉल क्या होता है। तो राइट टू रिकॉल लगाना कितना आसान या मुश्किल है वाली बात है। तो राइट टू रिकॉल के लिए हम सब अभी एडवोकेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप सब ने देखा होगा, यहाँ भी नेपाल में भी एक शायद विधेयक ला रहा है, उसमें भी ये बात अभी आई है। लेकिन पिछला निर्वाचन के दौरान में भी आपको राइट टू रिजेक्ट जो है वो अधिकार सर्वोच्च अदालत ने इस्टेब्लिश किया था। लेकिन जैसे ही निर्वाचन ऐन बना तो उस समय में वो राइट टू रिजेक्ट वाला जो अधिकार है वो छीन लिया गया एक हिसाब से। तो और वो इसलिए छीन लिया जाता है कि क्योंकि
जो नेतागण यहाँ पर सत्ता में रहते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो वहाँ पर संसद में जाते हैं, सत्ता में रहते हैं, वे कानून बनाने वाले वही है। तो वो लोग कभी ये नहीं चाहते कि जनता के पास ये अधिकार दे दूं कि जनता मुझको जब चाहे तब खींच कर बुला ले। वो अधिकार जनता के हाथों में हरगिज देना नहीं चाहते। इसीलिए ये लास्ट मोमेंट में जाके भी क्या होता है, पहले सर्वोच्च अदालत ने वो अधिकार देने के बावजूद भी वो अधिकार बाद में जब निर्वाचन आईन बनाया गया उस समय में छीन लिया गया। इसीलिए इतना आसान होगा इसको लागू करना अभी के राजनीतिक वातावरण में। अभी जो नेतागण सब वहाँ पर भरे पड़े हैं उसके बीच में यह काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन जनता को उभरना चाहिए, उठना चाहिए। उसके लिए जनता को मांग करना चाहिए, हम उसी को वोट करेंगे जो राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट को लागू करे। जनता अगर वह डिमांड लेकर आती है, वह मांगे लेकर आती है और अपने नेता से कहती है हम आपको तभी वोट देंगे जब आप हमको राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल का अधिकार देंगे, फिरता बुलाने का अधिकार देंगे। और जनमत पार्टी अपने घोषणा पत्र में ही लिखी है, हम सब राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता को देना चाहते हैं। तो उस अवस्था में हम सब ऐसे एजेंडा के साथ वाली पार्टी को अगर स्थापित करते हैं, जैसे कि जनमत पार्टी है जो कि खुल्लम खुल्ला कह रही है कि हम सब राइट टू रिकॉल को लागू करेंगे जब हम सब की जीत होगी, उस अवस्था में जो लोग ये घोषणा पत्र में रखते हैं और जीतने के बाद उसको लागू करेंगे, तो ऐसे पार्टी को हम सबको जिताना होगा पहले। और बाकी पार्टी के भी अगर नेता आते हैं उससे भी पहले डिमांड करना पड़ेगा कि पहले हमको ये अधिकार दो, उसके बाद ही हम आपको वोट देंगे, तभी जाके ये अधिकार जो है स्थापित हो सकेगा। वरना जो कहेंगे, जो नेता यहाँ से जीत के जाते हैं वो क्यों कहेगा कि भाई हमको फिर जब भी चाहो फिर तब बुला लो, वो अधिकार हम आपको दे रहे हैं, वो कभी कहने वाले नहीं। वो आपको उनको जिताने से पहले ही निगोशिएट करना पड़ेगा, ये बात है। मुन्ना माइकल चौधरी जी, समीम रैन जी, रमदान मुबारक। आपको भी रमदान मुबारक है। ओम नारायण मंडल जी, अशोक शाह जी, लक्ष्मी कुशवाहा जी, सुधील कुमार पटेल जी, चंदन कुमार शाह जी, यादव राज जी, विवेक जी, योगिंदर ठाकुरी जी, राम प्रताप महतो जी, देवनारायण जी, निर्मल मंडल जी, त्रिवेणी कुमार यादव जी, चंदन कुमार शाह जी पूछते हैं नेपाल में इतना टैक्स क्यों है। देखिए, वीरेंद्र शाह जी पूछते हैं विदेशबाट भोट गर्न सकिन्छ कि नाइ सर जी, कह के पूछे हैं। तो एक बात मैं यहाँ खास करके जो मधेसी विदेश में काम कर रहे हैं, और अभी देखिए यहाँ पर जनकपुर में इतनी गर्मी है, तो विदेश में कितनी गर्मी होगी और हमारे भाई वहाँ पर किस हालात में काम करते होंगे, ये सोचकर भी काफ़ी मन घबरा जाता है कि हमारे प्रियजन अभी वहाँ पर कितने धूप में, मतलब यहाँ पर इतना धूप है जनकपुर में, तो कतार में, दुबई में क्या बीत रहा होगा वहाँ पर। और ख़ास करके हम सबको वहाँ पर कोई एसी के कमरे में काम नहीं करते हैं, वहाँ पर तो मजदूर के रूप में अधिकांश मधेसी काम करते हैं, कड़े धूप में काम उन्हें करना पड़ता है, वो किस हालत में भी काम करते होंगे। ये काफ़ी विकराल अवस्था रहा है और इतना विकराल अवस्था में काम करने के बावजूद भी आज तक वो घर चला रहे थे। लेकिन ये कोरोना के कारण से बहुत सारी लोगों को का जो है, बहुत सारे लोगों का वह भी काम करने की अवस्था नहीं रही। बहुत सारे लोगों को वापस आना पड़ा है, बहुत सारे लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। और ख़ास करके 2022 के बाद लाखों की संख्या में मधेशियों को मजबूर होकर वहाँ से वापस आना पड़ेगा। और उस अवस्था में यहाँ पर उनका घर परिवार कैसे चलेगा,
उनकी गृहस्थी कैसे चलेगी, उनके बाल बच्चा कैसे पढ़ेंगे, ये बहुत ही विकराल अवस्था है खास करके। तो हम सब उन भाई बंधु को, जो गैर आवासीय मधेसी सब हैं, उन सारे भाई बंधु को से कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम सभी पूरा का पूरा जोर से लगे हैं, और हम सब इसलिए प्रमुख लक्ष्य ही लिए कि यहाँ पर 10 लाख रोजगारी को सृजना किया जाए। उस पर हमारे बहुत सारे मित्र, सैकड़ों मित्र जो है रोड मैप बनाकर, ब्लूप्रिंट बनाकर काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जहाँ भी स्थानीय तह पर भी अगर कब्जा होता है हम सबका, तो भी वहाँ पर हर एक स्थानीय तह में 4 से 5 से आदमी का भी अगर नौकरी हम सब देना प्रारंभ कर देंगे, तो यहाँ पर लाखों लोगों को नौकरी दिया जा सकता है। यहीं पर रोजगारी सृजना किया जा सकता है। तो इसके लिए हम सब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और इसीलिए लेकिन है क्या कि यहाँ पर कोई भी परिवर्तन करने के लिए, सब्सटैंशियल परिवर्तन करने के लिए राज्य सत्ता का हाथ में होना जरूरी है। आप जो कहेंगे कि हमारे पास अगर अरबों रुपया आ भी जाए और हम जाके फैक्ट्री खोल देंगे, ये बिना राज्य सत्ता का संभव नहीं है। ये तभी संभव होगा जब राजनीति में आपका कब्जा होगा, और इसीलिए अगले चुनाव में जैसे भी होगा, हम सब कब्जा करना चाहते हैं, स्थानीय तह पर कब्जा करना चाहते हैं, प्रदेश में कब्जा करना चाहते हैं, और केंद्र में भी अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। इस हिसाब से हम सबको जीतना बेहद जरूरी है। अगर हम सब कोई भी रोजगारी सृजना करना चाहते हैं, कोई भी अपना रोड मैप लगाना चाहते हैं, जो समाजवाद की अवधारणा हमारे अंदर है, सामुदायिक स्वराज की अवधारणा जो है, उसे हर एक स्थानीय तह में लगाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमको राजनीतिक रूप में जीतना जरूरी है। और इसीलिए मैं आप सभी को अभी भी अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी है वहां से अपने परिवार को संगठन से जोड़िए, उन्हें लाउड स्पीकर हॉर्न छाप में ही मोहर मारने के लिए अगले चुनाव में जैसे भी बोलिए, और हम सभी एक नेटवर्क बनाकर रहिए। अगर आपको वहाँ पर कोई समस्या आती है तो गैर आवासीय मधेसी संघ है, उनसे संपर्क में रहिए, एक दूसरे से संपर्क में रहिए। गैर आवासीय मधेसी संघ का मोटो ही है कि प्रदेश में मधेसियों का साथी कह के है, और वास्तव में अभी तक हजारों लोगों का उद्धार किया है मुसीबत की घड़ी में गैर आवासीय मधेसी संघ ने। मुझे भी बहुत ही गौरव होता है, क्योंकि हम सब ने आज से 11 वर्ष पहले, जब मैंने गैर आवासीय मधेसी संघ की स्थापना वहाँ पर कुछ साथियों से मिलकर अमेरिका में की थी, तो हमारा वास्तव में विजन यही था कि जितने भी मधेसी विदेश में रहते हैं, उनका एक छाता संगठन बने, वो एक सहारा के रूप में उनके लिए एक संगठन सदैव खड़ा रहे। उस अवस्था में अभी भी है, और मैं सारे गैर आवासीय मधेसी संघ के जितने भी साथी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो जहाँ भी काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आप सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उसी हिसाब से एक दूसरे का सहारा बनकर आप सब खड़े रहिए, और आप सबके लिए जनमत पार्टी यहाँ पर खड़ी है। आप जब भी आते हैं आपके स्वागत के लिए हाथ फैलाकर यहाँ पर खड़ी हुई है जनमत पार्टी। अब इसमें कभी कभार क्या होता है कि प्राविधिक त्रुटि हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन आप सबके लिए पूरा यहाँ पर जनमत पार्टी में खुला जगह है। आप सबको, सभी को स्वागत है, और आप सभी का एजेंडा को प्रमुख रूप में संबोधन करने के लिए ही जनमत पार्टी की स्थापना भी हुई है। जो 10 लाख रोजगारी की बात करते हैं, घर घर रोजगारी की बात करते हैं, वो हम सबका प्रमुख एजेंडा रहा है, ताकि हम सब आपको वहाँ विदेश से बुला सके, यहीं पर अपने घर परिवार में रहकर ही आप सब यहीं पर खुशहाल जिंदगी जी सके, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर सके, अपने बच्चों के पास में रह सके, उनके देखभाल कर सके, अपनी बीवी के साथ रह सके, अपने बच्चों की पढ़ाई करा सके। इसी के लिए हम सबका भी सपना है कि आप सबको बुलाया जाए, और यहीं पर स्वदेश में ही आप सबको रोजगारी दिया जाए। उसके लिए हम सब, उस सपना के लिए हम सब दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आप सबको पुनः एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब वहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुशीला यादव जी, संतोष कामती जी, उमेश कुशवाहा जी, आप सभी को नववर्ष की शुभकामना है। अनिल कुमार यादव जी, सूरज जी, जीवन त्यागी जी, अंशुमान जी, जीवन परियार जी, पवन यादव जी, त्रिवेणी कुमार यादव जी, आप सभी को नववर्ष तथा धूल शीतल और सिरवा पर्व की शुभकामना है। आलोक सागर जी का प्रश्न है कि अभी के निर्वाचन में कुछ
आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार भी हुआ, अ, तो इसका कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं है कह के है। तो हमको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये मुझे खुशी हुई, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 4-5 बरस पहले भी अगर हमारे संगठन में लोग जुड़ने से डरते थे, ज़बरदस्ती किसी को पद देते थे तो भी लेने से घबराते थे, ऐसी अवस्था थी। लेकिन आज पार्टी बनने के बाद इस संगठन में इस तरह का प्रतिस्पर्धा हो रहा है पद के लिए, और बहुत ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर एक लोग अपनी पार्टी प्रति ऑनरशिप एक हिसाब से ले रहे हैं। तो बहुत ही सकारात्मक बात है कि लोग अपना अपना ऑनरशिप पार्टी प्रति ले रहे हैं, जिम्मेदार बन रहे हैं। तो ये बहुत ही सकारात्मक संदेश है। और दूसरे पार्टी के आप महाधिवेशन में देखेंगे तो बहुत बड़ा दंगा फसाद हो जाता है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, बहुत नहीं हड़कंप मच जाता है, ऐसी वातावरण रहता है। लेकिन हम सब की पार्टी में बहुत ही अनुशासित तवर से, इतनी गर्मी होने के बावजूद इतने लोग, बहुत सारे लोग थे ना, महाधिवेशन प्रतिनिधि तो आपको 45 से के हाराहारी में था, लेकिन वहां पर 50,000 से ऊपर लोग थे, जनता थे। तो उतने लोगों के बीच में, उतने कार्यकर्ताओं के बीच में भी, उतनी गर्मी के बीच में भी हम सब बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन को सफल किए, और मतगणना तक भी कोई दंगा फसाद कहीं कुछ नहीं हुआ। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोगों ने अपना अपना काम निभाया। तो मैं इतने शांतिपूर्ण तरीका से महाधिवेशन को सुसंपन्न करने के लिए समस्त उम्मीदवार, उनके समर्थकों और अपने जनमत पार्टी के समस्त कैडर और जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। इसको प्रतिस्पर्धा को एकदम स्वस्थ ले, और मैं खास करके ये देखता हूँ कि इससे बहुत बड़ा एक जनमानस में बहुत ही सकारात्मक संदेश गया कि भाई अगर केंद्रीय समिति का सदस्य बनना है तो अभी से काम करना शुरू कर दो, जनता को बनाना शुरू कर दो, अपना अपना बड़ा समिति बनाना शुरू कर दो, तब जाके केंद्रीय समिति सदस्य बन पाओगे। क्योंकि यहाँ पर किसी को टीका लगाकर ही केंद्रीय समिति का सदस्य नहीं बनता, यहाँ पर काम करना पड़ता है, काम करेंगे तो जाके बन पाएंगे। कह के ये बहुत ही खुला सकारात्मक संदेश जनता में गया है, जो कि बहुत ही सकारात्मक रहा है। तो इसको हम सब सकारात्मक रूप में हम सब ले इसको। गणेश कुमार मंडल जी मलेशिया से हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना है। जय पांडे जी पूछ रहे हैं जिला अधिवेशन का क्या प्रक्रिया है। तो जिला अधिवेशन के विषय में हमने अभी कहा ही कि सबसे पहले जितना भी वार्ड समिति बनाना बाकी है, या गांव पालिका नगर पालिका समिति बनाना बाकी है, उसको सबसे पहले पूरा करें, वो 1-1.5 महीना के भीतर में कर ले। और इसके लिए मैं खास करके ये एक सिफारिश समझिए, अब जोड़ तो नहीं कर सकता, वैधानिक रूप में कुछ ऐसा नहीं है लिमिटेशन, लेकिन यथासंभव जब कार्यक्रम करते तो ज़्यादा तड़क भड़क वाला कार्यक्रम नहीं करें, ज़्यादा खर्च होने वाला कार्यक्रम नहीं करें। हो सकता है तो किसी स्कूल में बैठ के भी किया जा सकता है, या किसी कम खर्च वाला जगह, जैसे किसी के आम के बगीचे हो तो वहाँ पर टेंट नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसे जगह पर कार्यक्रम कर ले तत्काल के लिए। क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी हो गई है, अगर आप इसमें कार्यक्रम करना चाहेंगे तो काफ़ी महंगी कार्यक्रम होगी, टेंट सेट लगाना पड़ेगा आपको, पंडाल लगाना पड़ेगा, तो काफ़ी महंगा हो जाएगा। इसलिए यथासंभव कम खर्च में हम सबको काम निकालना है, वह काम हम सब पहले निकालें। और तो उतना करने के बाद जो है, अब आगामी केंद्रीय समिति के बैठक से वो डेट फिक्स किया जाएगा कि कब वो जिला समन्वय समिति का गठन होगा, खास करके औपचारिक गठन कब होगा करके डेट निकाला जाएगा। उस समय में उसमें वड़ा का जितना भी अध्यक्ष है वो पदेन सदस्य हो जाएगा। नगर पालिका गाँव पालिका के जितनी भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष से लेकर सचिव कोषाध्यक्ष तक का, वो सारे भी उसमें पदेन सदस्य ऑटोमेटिकली स्वतः हो जाएंगे जिला समन्वय समिति के। और उस उन्हीं के बीच में से आपको निर्वाचन किया जाएगा कि कौन वहाँ पर जिला अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन सचिव बनेगा, वह सारी बातें वहाँ से ही निर्वाचित होकर आएंगे। और वो सारा निर्वाचन का प्रक्रिया जो है केंद्रीय निर्वाचन समिति ही देखेगी। अर्थात तो आपको मतदाता नामावली भी प्रकाशित करना है, उसके बाद कब उस पर दावी विरोध की बात होती है, उसके बाद किस मिति में वो उस जिला में आपको जिला समन्वय समिति कार्य करने के लिए निर्वाचन कराना, वो सारा डेट फिक्स करने का काम केंद्रीय निर्वाचन समिति ही करेगी इस बार।
उसी हिसाब से पूर्ण रूप से औपचारिक तरीका से इस बार जिला समन्वय समिति सबका कार्यकारिणी गठन होगा। उपेंद्र जी, आपको भी नववर्ष की शुभकामना है। नेपाल में टैक्स कम करने की योजना बारे में आपकी कोई राय है क्या? विजय शाह जी पूछ रहे हैं। देखिए, टैक्स क्या होता है कि अगर जब ज़्यादा चुहावट हो, मान लीजिए आपका कोई बर्तन है और उसमें अगर छेद हो जाता है, तो आप कितना भी दूध डालेंगे उसमें तो वो बह जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध डालते रहना पड़ेगा। लेकिन वो छेद अगर बंद कर दिया जाए तो उसमें अगर 10 आदमी भी एक एक गिलास करके अपना दूध डालेगा तो ज़्यादा हो जाएगा उसमें। तो वही राज्य कोष कहीं न कहीं उसी बर्तन के समान है। अगर उस राज्य कोष में छेद ज़्यादा है तो जनता कितना भी दूध क्यों न डालेगी, वो अपूरा अधूरा जैसा ही होगा। उसी हिसाब से अगर उस छेद को बंद कर दिया जाए, यानी कि छेद छेद का मतलब हुआ करप्शन, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, चुहावट इतना ज्यादा हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग इतना ज्यादा हो रहा है, और ये खाली गोप्य रूप में हो रहा है ऐसी बात नहीं। वो कुछ क्या होता है कि नीतिगत भ्रष्टाचार होता है, वो दिखाकर ही, दिन दहाड़े दिखाकर नीतिगत रूप में भी भ्रष्टाचार होता है, गलत चीज में प्रयोग किया जाता है पैसा को, जनता की पैसा को। इन सारे नीति के कारण से जो है जनता को ज्यादा से ज्यादा, वो चुहावट जो ज्यादा हो रहा है, जो भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है, नीतिगत भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है, पैसा का मिसयूज ज्यादा हो रहा है, उसके कारण से जनता को ज्यादा से ज्यादा कर देना पड़ रहा है। जैसे ये कर, जैसे वो भ्रष्टाचार को नियंत्रण किया जाएगा, काला धन पर नियंत्रण किया जाएगा, नीतिगत भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाएगा, वैसे भी उतना ही पैसा जो है, राज्य कोष का पैसा प्रचुर मात्रा में दिखने लगेगा और उसके बाद जनता को स्वतः कम कर जो है देना पड़ेगा। तो मूल रूप से अभी उस छेद को बंद करना है, भ्रष्टाचार को जड़ से निकालना है, तभी जाके हम सब जो है जनता पे कम बर्डन आएगा। नहीं तो अभी जनता के, हर एक जनता के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा ऋण है और ये ऋण भी बढ़ता जाएगा और काम भी नहीं बनेगा, ऐसी अवस्था रहेगी। विदेश से भी वोट गिरा सकते हैं कि नहीं, कह के लाल बाबू रजक जी पूछे और एक साथी पूछे थे। तो अभी हाल में ही एक प्रावधान नेपाल सरकार भी ला रही है, जिसमें लिखा था, आप सब कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले समाचार पढ़े होंगे कि विदेश बाट पनि भोट खसाउन सक्ने कह के। अब ये बहुत ही जरूरी व्यवस्था है, क्योंकि इस देश में मान लीजिए जहाँ पर 40 लाख से ज़्यादा युवा विदेशी भूमि पर जाने पर मजबूर है, और खास करके वो युवा है जो इस देश को थाम रहे हैं, जो इस देश को खिला पिला रहे हैं कमाकर, अपनी जान पर खेलकर, ऐसे युवा विदेश में हैं और उनको अपने ही देश के बारे में नेता चुनने का, सरकार चुनने का अधिकार नहीं होना, यह काफ़ी ही विडंबनापूर्ण स्थिति है। इसीलिए उनको वह मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इसके लिए हम सब ने ज्ञापन पत्र भी दिए थे कुछ समय पहले नेपाल सरकार को कि यह जो लोगों का नाम निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची में छूट गया उसका कराया जाए, दर्ता कराने का अवसर दिया जाए, और विदेश में जितने भी मतदाता उसको भी मतदान कराने का अधिकार देते हुए उनके भी व्यवस्था किया जाए। ये बात है, लेकिन इसमें प्राविधिक कारण क्या हो जाता है कि अभी मान लीजिए वोटिंग होगा तो एक जिला के लोग भी दूसरे जिला से वोटिंग करने का अवसर, यही नेपाल में भी नहीं मिलता है। अगर आपको धनुषा जिला के हैं तो आप कहेंगे हम काठमांडू से वोट गिरा देंगे, वो अभी भी यहाँ भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो इस अवस्था में विदेश से वोट गिराने का माहौल सरकार तुरंत बना देगी, ऐसा हमको कम से कम अभी नहीं लगता है, प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में खास करके। लेकिन ये होना चाहिए अधिकार, और ये खास करके
आज के युग में ये ज़्यादा दिक्कत नहीं है अगर चाहेंगे तो, क्योंकि देखते हैं आज के युग में, मान लीजिए भारत का ही उदाहरण लेंगे, पड़ोसी मित्र का, वहाँ पर ईवीएम लागू कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मशीन के जरिए अब ये मतपत्र ही चाहिए, बाकस ही चाहिए, वह जरूरी नहीं होता है। और वह ईवीएम के जरिए विश्व के किसी भी कोने से अपनी नेपाली नागरिकता का प्रमाण पत्र दिखा करके वह वोट गिराने के काबिल हो, ऐसा वातावरण नेपाल सरकार को बिल्कुल बनाना चाहिए। क्योंकि जो लोग विदेश में रहते आए हैं, खास करके 30-40 लाख से ऊपर जो युवा हैं, जो काम करके इस देश को पाल रहे हैं, ऐसे युवाओं को मत खसाने का अधिकार बिल्कुल देना चाहिए, ऐसा हम सब भी मानते हैं। और नेपाल सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। और कुछ दिन पहले वो सूचना निकाले हैं, लेकिन इसके जिस स्तर पर ये काम होगा उस पर ये आगामी निर्वाचन में ही संभव हो जाएगा, ऐसा हमको कम से कम नहीं लगता है। लेकिन हम सब दबाव बनाने का काम कर सकते हैं कम से कम। अशोक शाह जी एक बीना राय जी की बात को उठा रहे हैं। तो देखिए, महाधिवेशन या किसी भी कार्यक्रम में, अब यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ तो उसमें हम सब क्या है कि आसन ग्रहण का जो कार्यक्रम बनाया गया था, तो उसमें एक पूरा का पूरा ब्लॉक ही एनआरएमए को दे दिया गया था कि आप सब 100 आदमी, 50 आदमी, जितना को रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं। ठीक है। अब हम सबको पूरा यहाँ जानकारी नहीं होता है कि एनआरएमए के किस देश में कौन पदाधिकारी हैं, अ, कौन है, कह के किसको बिठाना, वो हम सबको मालूम नहीं होता है। तो हम सब वहाँ पर ब्लॉग ही क्रिएट कर दिए कि इसमें आप सबको, और स्टेज पे बहुत सारा जगह भी था, तो 50 से 100 लोग एनआरएमए का आप सब रख सकते हैं, कह के वहाँ पर निर्देश मोटा मोटी तौर पर दे दिया गया था। उस हिसाब से वो लोग शायद एनआरएमए के जो साथी सब है वो रखे भी उस हिसाब से। लेकिन अब कुछ प्राविधिक कारण होगा उन सबको, और बड़े बड़े कार्यक्रम में देखिए प्राविधिक त्रुटि सब बहुत सारी होती रहती है। किसी का नाम छूट जाता है, किसी का नाम लिस्ट में होने पर भी पढ़ते पढ़ते भी छूट जाता है कई बार, ऐसा भी बहुत सारी बात होती है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं उसका नाम छूट गया होगा। नहीं तो वहाँ पर पर्याप्त जगह था, 50-100 आदमी एनआरएमए का उसमें रखने के लिए हम सब बोल ही दिए थे। और तो कोई समस्या इधर से नहीं है, खाली प्राविधिक त्रुटि है। तो इसको इतना मेरे हिसाब से बड़ा नहीं बनाना चाहिए अभी के लिए। और कार्यक्रम आगे भी बहुत सारा कार्यक्रम होगा, हर एक जगह पर आप सबको सम्मान मिले, ये हम सब भी चाहते हैं। और उस हिसाब से सम्मान मिलेगा भी जनमत पार्टी में। तो उस हिसाब से आप सब एकदम खुश होकर अपना काम करते रहिए। त्रुटि हर एक से होती है, उस हिसाब से आगे के दिन में स्वागत होगा, सम्मान मिलेगा ही उस हिसाब से। कुछ साथी पूछ रहे हैं कि जो लोग 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, विद्यार्थी लोग, वो लोग जनमत पार्टी से कैसे जुड़ सकते हैं, कह के है। जो लोग 18 वर्ष से कम है, तो उनसे सबसे पहले मैं तो ये आग्रह करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है। क्योंकि आपका जड़ बना रहेगा, तभी जाकर आप हर एक सेक्टर में, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, राजनीति करने जाएंगे, समाज सेवा करने जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, तो आप मजबूत होकर खड़ा हो पाएंगे। सबसे पहली जिम्मेवारी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मेरी ये है कि आप सभी कहाँ जहाँ भी हो, पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और पढ़ाई के अलावा जो 1 घंटा 2 घंटा कभी समय मिल जाता है, उसमें अब राजनीतिक चेतना भी रखना जरूरी है। तो चेतना के लिए हम सबका जो किताब है, घोषणा पत्र भी हुआ, वीर मधेसी किताब हुआ, मधेश का इतिहास किताब हुआ, ये सारा अध्ययन करते रहिए। अभी अध्ययन करना भी, आप सबका उम्र अध्ययन करने का है, तो अध्ययन करना भी एकदम जरूरी है। उसके साथ साथ अपने ही टोल में अगर कोई कार्यक्रम होता है, जैसे समाज सेवा वाला कार्यक्रम, खासकर जैसे सर सफाई वाला कार्यक्रम हुआ, किसी स्कूल को ही सफाई करने के कार्यक्रम हो गया, ये ऐसे कार्यक्रमों में आप सब हिस्सा लेते रहिए। जरूरी नहीं कि आपको जनमत पार्टी का सदस्यता ही ले लेना है, 18 वर्ष से कम उम्र में सदस्यता नहीं मिलती है कानूनी रूप में। तो उस हिसाब से अभी उस एक स्वयंसेवक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में जुड़िए, भावना से जुड़े रहिए, इतिहास को जानिए, पढ़िए, घोषणा पत्र को पढ़िए, जानने के लिए सभी स्वतंत्र है, उस हिसाब से जानिए। और कोई ना कोई गतिविधि जो होता है, सामाजिक गतिविधि में वॉलंटियर के रूप में आप शामिल होते रहिए।
और उसी हिसाब से संगठन की गतिविधि से जुड़ते रहिए और 18 वर्ष होने के बाद आप सब संगठन की सदस्यता ले सकते हैं। उसी हिसाब से आप सब काम कीजिए। वीरेंद्र चौधरी जी पूछ रहे हैं कि बिजली बिल बढ़ा दिया गया है, इसके लिए अब क्या किया जाए। अब देखिए, ये अब एक छिन्न छिटफुट की घटना नहीं है, या ये राष्ट्रीय समस्या के रूप में है, ये एक जनरल रूप में है। सरकार को क्या है कि अब ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है तो ज़्यादा पैसा उठाना पड़ता है। ज़्यादा भ्रष्टाचार होने का मतलब उसको ज़्यादा पैसा संकलन भी करना पड़ता है। और पैसा संकलन कैसे करेगा, तो कभी इधर पैसा बढ़ा देता, कभी पेट्रोलियम में पैसा बढ़ा देगा, कभी बिजली बिल बढ़ा देगा, कभी भंसार पे शुल्क बढ़ा देगा। इसी तरीके से सरकार के पास कोई पैसा की गाछी तो है नहीं कि वो अपना पैसा उगा लेगा। सरकार को जब भी पैसा की जरूरत पड़ती है तो वो जनता पे ही कर डालकर, और अनफेयर कर डालकर, खास करके जितना होना चाहिए उससे 2 गुना 4 गुना ज्यादा कर वसूली करके ही वह पैसा जमा करती है सरकार। इसीलिए सबसे प्रमुख बात है कि ये 1-2 छिटफुट घटना नहीं है। इसको रोकना है तो पूर्ण रूप से जो पुराने लीडरशिप है, जिनका ख्यालात है कि जैसे भी भ्रष्टाचार करो, देश को लूटो, समाज बर्बाद हो तो हो, मतलब नहीं, जो एक मानसिक दशा रखते हैं, वैसे पूर्ण रूप से उन लीडरों को, उन नेतृत्व वर्ग और उन पुरानी पार्टियों को विस्थापित करना ही होगा। और जो मेहनत करके आज देश विदेश में काम करते आए हैं, जो पसीना का मूल्य समझते हैं, जो काम का मूल्य समझते हैं, जो पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है वो समझते हैं, ऐसे लोगों को सरकार में, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, बड़ा स्तर का हो, या गाँव पालिका स्तर का हो, या केंद्रीय सरकार हो, संघीय सरकार हो, उस स्तर तक में उन सबको, उन मेहनती लोगों को लाना जरूरी है, ताकि वो आपकी बातों का कदर कर सके, पैसा का मायना समझ सके, आपके मेहनत का कदर कर सके, और जनता पे कम से कम कर लगाए उस हिसाब से। और इसके उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि दिल्ली का ही सरकार को देख लीजिए, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उन्होंने जब भ्रष्टाचार को रोका, उस भ्रष्टाचार के पैसा, जब भ्रष्टाचार में पैसा जाना कम हो गया तो स्वतः वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को मुफ्त की चीज़ें काफ़ी मिलने लगी। जैसे भ्रष्टाचार खत्म हुआ तो पैसा तो सरप्लस हो गया, तो आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में भी वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह जो है, दवा का खर्च भी जो है सरकार अभी ले रही है। उसी हिसाब से घर घर में पानी और बिजली सर्टेन अमाउंट तक माफ़ कर दिया गया है। ये सब इसलिए संभव हो पाया कि वहाँ पर भ्रष्टाचार को, करप्शन को कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। उसी हिसाब से यहाँ पर भी अगर जिस दिन भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जाएगा तो ये बिजली बिल हुआ, गौ पालिका का शुल्क सब हुआ, अभी तो जन्मदत्ता मृत्युदत्ता सब में बहुत ज़्यादा शुल्क लगता है, एक सिफारिश करने में भी शुल्क लगता है, ये सारा अपने आप कम हो जाएगा जिस दिन ये भ्रष्टाचार कम होगा। तो इस उस हिसाब से हम सब सोचें। आनंद शर्मा जी, शकीब खान जी, उदय राम भंडारी जी, निरंजन रौत जी, विश्वजीत यादव जी, राजा मधेशी जी, शंभुनाथ शाह जी, विक्रम जैन जी, सरोज रे जी, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। सरोज रे जी, ज्ञान कुमार जी, देवनारायण यादव जी, SK मंडल जी, विनोद कुमार यादव जी, आप सभी को पुनः एक बार नववर्ष की शुभकामना देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जुड़शीतल सिरवा पर्व की भी शुभकामना देना चाहता हूँ। और यह वर्ष जो है, आने वाला वर्ष आप सभी के लिए सुखद हो, मंगलमय हो, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सबके घर में सुख शांति बनी रहे, आप सबके प्रियजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैं यही दुआ करना चाहता हूँ, यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। और आज के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।